नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर प्रश्नों पर आज हम पुनः चर्चा करने जा रहे हैं। यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। कक्षा 10वीं के हिंदी विषय की चर्चा करेंगे, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा यह प्रश्न बनाए गए हैं। चलते हैं, देखते हैं गद्य खंड। पद्य खंड पर हमने चर्चा कर लिया है इसके पूर्व वीडियो पर। सीधे चलते हैं गद्य खंड पर, जो कि गद्य खंड में भी 6 पाठ दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें हम यही देखेंगे कि नेताजी का चश्मा जो है वो कहानी विधा है और स्वयं प्रकाश जी की है। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। लखनवी अंदाज यशपाल का व्यंग है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र का व्यक्ति चित्र है। और संस्कृति जो है वदंत आनंद कौशल्यान की रचना निबंध है। यहीं से प्रश्न कुछ बनते हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वन लाइनर प्रश्नों पर सीधे आते हैं और पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। तो इस पर कुछ प्रश्न देखते हैं। नेताजी के चश्मे, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, इस पाठ का पहला प्रश्न है। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद दूसरा, स्वयं प्रकाश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की थी। स्वयं प्रकाश ने वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य किया था। स्वयं प्रकाश 8वें दशक में उभरे हुए समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और स्वयं प्रकाश के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सूरज, कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान आदि स्वयं प्रकाश की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। स्वयं प्रकाश के चर्चित उपन्यास बीच में विनय और ईंधन है। स्वयं प्रकाश को पहल सम्मान वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। स्वयं प्रकाश का निधन सन 2019 में हुआ। स्वयं प्रकाश मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे लेखक हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई हैं। नेताजी का चश्मा पाठ कहानी विधा में लिखा गया है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। कब निकलते थे? तो हर 15वें दिन निकलते थे। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव देशभक्ति है, या नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव देशभक्ति की भावना है। चश्मे वाले का नाम क्या था? तो चश्मे वाले का नाम कैप्टन था। कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा थी? तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। किसके द्वारा? तो नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा संगमरमर से बनी थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूं के नारे याद आने लगते थे। आगे कुछ प्रश्न और हैं, इनको देखते हैं। कैप्टन का काम चश्मे बेचने का था और हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। नेताजी की मूर्ति फौजी वर्दी में थी। नेताजी की मूर्ति फौजी वर्दी में थी। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? मोतीलाल था, जो कि एक मास्टर थे। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा लगाया गया था। नेताजी की मूर्ति 2 फीट ऊंची थी। यह भी प्रश्न अच्छा है कि नेताजी की मूर्ति कितनी फीट ऊंची थी, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ सकता है। तो नेताजी की मूर्ति 2 फीट ऊंची थी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वाले ड्राइंग मास्टर का नाम अगर पूछता है तो इनका नाम मोतीलाल था। नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर चश्मा नहीं था। चश्मे वाले की भक्ति के सामने हालदार साहब नतमस्तक थे। देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व देश प्रेम के कारण सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन कहा जाता था। अब चलते हैं पाठ 2 पर, और पाठ 2 का नाम है बाल गोविंद भगत और इनके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रेखा चित्र है जो कि गौण विषय के अंतर्गत आता है। मुख्य विधाएं अगर पूछता है तो मुख्य विधाओं में हम नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास और निबंध को लेते हैं। बाकी सारी विधाएं जो हैं वह गौण विधाओं के अंतर्गत आती हैं। रेखा चित्र भी गौण विधा का ही एक प्रकार है। इनका जो जन्म है सन 1899 में हुआ, मृत्यु 1968 में हुई। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था, इसीलिए इनके नाम के बाद बेनीपुर लगा हुआ है और ये अपने गांव का नाम ही बेनीपुरी लिखते थे। रामवृक्ष बेनीपुरी ने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए थे। 15 वर्ष की अवस्था में रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी जनता, जनवाड़ी और नई धारा आदि दैनिक, साप्ताहिक व मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। रामवृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण रचनाएं पत्तियों के देश में, यह इनका उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। और जंजीरें और दीवारें, ये इनका संस्मरण है। रामवृक्ष बेनीपुरी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण ही कलम का जादूगर कहा जाता है और प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रतिहार करता है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण बीमारी था। बाल गोविंद भगत कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। यहाँ से देखते हैं, बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा सुस्त और बौंधा था। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा जो था वो सुस्त और बोदा था। बाल गोविंद भगत अपनी जीविका खेती बाड़ी करके चलाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और कबीर के ही पद गाते थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता रहा है कि बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे, तो वह कबीर के पद गाते थे, याद रखेंगे। बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाते थे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता रहा है कि बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे, तो खंजड़ी बजाते थे, याद रखेंगे। बाल गोविंद भगत अपने खेतों में धान की रोपणी करते थे। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। बाल गोविंद भगत कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी एवं गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा रहता था। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन मास तक चलती थी। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमिका का संबंध मानते थे। कुहासा शब्द का अर्थ कोहरा है, जो इस पाठ में एक शब्द आया कुहासा, उसका अर्थ है कोहरा। पूर्व की ओर से बहने वाली हवा पूर्वाई कहलाती है और निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ है सन्नाटा। सवेरे किया जाने वाला जलपान कलेवा कहलाता है। प्रातःकाल की लालिमा लोही कहलाती है। भगत की पुत्रवधू बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा सरल एवं व्यवहारिक हिंदी है। भाषा में तत्सम एवं तद्भव के साथ अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ।
इसके बाद देखते हैं तीसरा पाठ और तीसरे पाठ की चर्चा करते हैं। तीसरा पाठ है लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल का जन्म हुआ है 1903 में, मृत्यु हुई है 1976 में। व्यंग्य विधा है जो कि गौड़ विधा के अंतर्गत आती है। यशपाल का जन्म जो है 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ है। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में तथा बीए शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की है। लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का परिचय भगत सिंह और सुखदेव से होता है, यह भी याद रखेंगे। प्रश्न बन सकता है कि लाहौर में यशपाल की मुलाकात किससे होती है, परिचय किससे होता है, तो भगत सिंह और सुखदेव से होता है। यशपाल स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण जेल भी गए। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की झलक मिलती है तथा यशपाल यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यशपाल के कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात आदि यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है जो इस पाठ में आता है। कई बार प्रश्न यहाँ से बनता है। लेखक यशपाल कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक यशपाल ने सेकंड क्लास ट्रेन का टिकट लिया था। सफ़ेद पोश का शाब्दिक अर्थ भद्र व्यक्ति होता है। अब चलते हैं पाठ 4 पर और इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला पाठ का जो नाम है वो है एक कहानी है भी। इनकी लेखिका है मन्नू भंडारी। जन्म मन्नू भंडारी का 1931 में होता है, मृत्यु इनकी 2021 में होती है। आत्मकथा विधा में ये लिखा गया है जो कि गौड़ विधा के अंतर्गत आती है। मन्नू भंडारी का जन्म गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश है। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाव, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु ये इनके कहानी संग्रह हैं। आपका बंटी महाभोज इनका उपन्यास है। मन्नू भंडारी ने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। मन्नू भंडारी की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। मन्नू भंडारी के आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था। जैनेन्द्र का सुनीता उपन्यास मन्नू भंडारी को बहुत अच्छा लगा। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की हिंदी विषय की प्राध्यापिका थीं, जिनसे उनकी कॉलेज में मुलाकात हुई थी। मन्नू भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव से होता है जो कि एक खुद बहुत बड़े साहित्यकार हैं। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज झूठा सच उपन्यास को माना गया है। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947 को देश का स्वतंत्र होना। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता एवं हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव बहुत पड़ा है। अब देखते हैं 5वां पाठ। 5वां पाठ का जो नाम है वो है नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र का पाठ है। इनका जन्म हुआ 1977 में और यह व्यक्ति चित्र है जो गौड़ विधा के अंतर्गत आएगी। यतीन्द्र मिश्र का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। ड्योढ़ी पर आलाप। यतीन्द्र मिश्र ने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी है। यह नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह खां की 80 वर्ष की उम्र में साधना चलती रही है।
यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक नाम अमीरुद्दीन था। यह प्रश्न भी आ सकता है, बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम अमीरुद्दीन था। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है और रीड अंदर से पोली होती है जो कि डुमराव में पाई जाती है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो सोन नदी के किनारे डुमराव में पाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु अली बख्श खां थे। यह भी प्रश्न अच्छा है, अमीरुद्दीन के गुरु का क्या नाम था? शहनाई गुरु का नाम उनके अली बख्श था। बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन सुलोचना थी। काशी संस्कृति की पाठशाला है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। शास्त्रों में काशी को आनंद कानन के नाम से जाना जाता है, यह भी प्रश्न अच्छा है। बिस्मिल्लाह खां की अपार श्रद्धा काशी विश्वनाथ में थी। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। पंचगंगा घाट काशी में स्थित है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। इस धरती पर शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। इसके बाद कुछ और प्रश्न देखते हैं। काशी में संगीत आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक माना गया है। शहनाई शुभ कार्यों में बजाई जाती है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। अच्छा प्रश्न है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में किसकी शाह की उपाधि दी गई है? फूंक कर बजाए जाने वाले सुशिर वाद्य यंत्रों में बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम, बीन आदि हैं। आघात से बजाए जाने वाले धातु वाद्य यंत्र में झांझ, मजीरा और घुंघरू आदि हैं जिन्हें घनवाद्य कहा जाता है। चमड़े से मढ़े और नद्य वाद्यों में तबला, ढोलक, मृदंग आदि आते हैं। डुमराव में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ तथा शहनाई को बजाने में काम आने वाले रीड के लिए घास भी डुमराव में पाई जाती है, पहले भी मैंने बताया। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। अच्छा प्रश्न। अब देखते हैं पाठ 6 का प्रश्न उत्तर जो कि लास्ट है। इसके बाद फिर बाद में आगे की वीडियो में आगे के पाठों पर चर्चा करेंगे। पाठ 6 इसका नाम है संस्कृति। भदंत आनंद कौशल्यान का पाठ है। इनका जन्म हुआ है 1905 में, मृत्यु इनकी हुई 1988 में और यह निबंध है जो कि प्रमुख विधा मानी जाती है। भदंत आनंद कौशल्यान का जन्म पंजाब के अम्बाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। अनन्य हिंदी प्रेमी, आनंद हिंदी सेवी कौशल्यान जी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भदंत आनंद कौशल्यान लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। महात्मा गांधी के करीबी थे। भदंत वर्धा में महात्मा गांधी की बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने पढ़ा है रहते हुए, ऐसा कह सकते हैं। भदंत की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। भदंत की प्रमुख रचनाएं भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि हैं। भदंत गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे, जैसा कि पहले भी मैंने बताया। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। लेखक भदंत आनंद कौशल्यान ने सभ्यता को संस्कृति का परिणाम कहा है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार न्यूटन ने किया। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? तो एक अविभाज्य वस्तु है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है।
आग के आविष्कार के पीछे पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही होगी। भदंत आनंद कौशल्यन के बचपन का नाम हरनाम दास था। इस प्रकार से ये आपके जो 6 प्रश्न पाठ थे उनके सभी प्रश्न जो वन लाइनर हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं, उन्हें हमने देखा। अब आगे की वीडियो में हम भाषा बोध को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।